बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रास्को न्यूज़ से मैं हूं आपका होस्ट एहसन चीमा। नाजरीन, यूक्रेन और रूस के दरमियान गुज़श्ता 8 बरस से जारी तनाज़ा सिर्फ इन ममालिक में रहने वालों के लिए नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के लिए भी किसी दर्द सर से कम नहीं। इसलिए नाजरीन, आप यकीनन जानना चाहेंगे कि यूक्रेन कैसे वजूद में आया और इसके रूस के साथ क्या रवाबत थे। नाजरीन, आज की वीडियो सिर्फ दिलचस्प मालूमात पर मबनी नहीं बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान पाई जाने वाली मुश्तरका कदरें और मुतअद्दिद कशीदगियां आपको हैरत अंगेज कर देंगी। जो जो वीडियो देखते हुए आगे बढ़ेंगे, आपकी दिलचस्पी में भी मजीद इजाफा होता जाएगा। नाजरीन, ये वीडियो बड़ी मेहनत तलब रिसर्च के बाद बनाई गई है, लिहाजा मज़कूरा मालूमात अपने दोस्तों और अजीजों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि तारीखी मालूमात पर मबनी मजीद वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। नाज़रीन, बड़ी अजीबो गरीब हकीकत आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि रूस और यूक्रेन दोनों ममालिक की मुश्तरका सकाफत जितना इन्हें आपस में मुत्तहिद करती है, इतना ही एक दूसरे से जुदा भी करती है। ये तारीख 9वीं सदी तक जाती है जब यूक्रेन का वजूद दारुल हुकूमत कीव-लासिक रियासत का मरकज था। नाज़रीन, इस रियासत को स्कैंडिनेवियस के एक ग्रोह ने बनाया था जो खुद को रस कहते थे। कुरोन वस्ता की रियासत जिसे तारीखदान कीव रस कहते हैं, दर हकीकत यूक्रेन और रूस दोनों की इब्तिदा थी। मास्को 12वीं सदी के दौरान मार्द वजूद में आया और कीव के व्लादिमीर वन ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन को बतौर रियासती मजहब कबूल किया। व्लादिमीर वन ने ही रस सल्तनत की बुनियाद रखी जो आज एक बेलारूस, रूस, यूक्रेन और बहरे बल्कान पर मुश्तमिल थी। इस खिते में बोली जाने वाली मुख्तलिफ ज़बानों के अक़दाम के नतीजे में आखिरकार यूक्रेनी, बेलारूसी और रूसी ज़बान वजूद में आए। आपस में एक दूसरे से जुड़ी इस तरीक की वजह से ही शायद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का यह दावा बज़ाहिर दुरुस्त नजर आता है कि रूस और यूक्रेन के लोग एक हैं। लेकिन माहिरीन के मुताबिक चाहे रूस और यूक्रेन की इब्तिदा एक थी, लेकिन गुज़श्ता 9 सदियों के दौरान यूक्रेनियों का तजर्बा बहुत मुख्तलिफ रहा और इनकी वजह से मुल्क को तकसीम करने वाली मुख्तलिफ ताकतों की हुक्मरानी थी। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर एंड्रो वेल्सन के मुताबिक जरूरी है कि यूक्रेन और इसके खिते और शिनाख्त को एक मरतूब यूनिट की बजाय एक पहेली के तौर पर देखा जाए। वो पहेली क्या है, इस पर गौर करना जरूरी है। नाजरीन, रूसी तारीख का मुताला किया जाए मालूम होगा कि 13वीं सदी के दौरान रेस फेडरेशन को मंगोल सल्तनत ने फतह कर लिया, लेकिन 14वीं सदी के इख्तिताम पर मंगोल सल्तनत के जवाल पर मास्को की ग्रैंड प्रिंसिपलिटी और ग्रैंड डच ऑफ लेथोनिया, जो बाद में पोलैंड में शामिल हो गया, ने रसलैंड को तकसीम कर लिया। क्यों और इसके गिर्द इलाके पोलैंड, लेथोनिया कॉमनवेल्थ के जेरे हुकूमत आ गए, जबकि मगरबी यूक्रेन में मौजूद गलेसिया एक तवील अरसे तक हैब्सबर्ग सल्तनत का हिस्सा रहा, जिसके सकाफती नकोश आज भी मौजूद हैं। रूस की तारीख पर गहरी नजर रखने वाले तारीखदान का मानना है कि यूक्रेन के मगरबी हिस्से की तारीख इसके मशरकी हिस्से से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके बहुत से रहायशी रूसी ऑर्थोडॉक्स नहीं बल्कि मुत्तहिदा चर्च या मशरक की कैथोलिक चर्च से मुतल्लिक रखते हैं, जो अपने मजहबी रसूमात यूक्रेनी जुबान में अदा करते हैं और पोप को अपना रूहानी पेशवा कहते हैं। आज का यूक्रेन का एक और हिस्सा जिसका माजी बहुत मुख्तलिफ है, क्रीमिया है, जिसकी जड़ें यूनानी और तातारी हैं। 17वीं सदी के दौरान पोलिश, लेथोनियन कॉमनवेल्थ और रूसी स्टारडम के दरमियान होने वाली लड़ाई दरिया दनीपर के मशरक में मौजूद इलाके को रूस के साम्राज्य कंट्रोल में ले आई। यह खिता लेफ्ट बैंक यूक्रेन कहलाता था। इस सदी के दौरान एक यूक्रेनी को साक रियासत आज के यूक्रेन के मरकजी और शमाल मगरबी खिते में थी, लेकिन सन 1764 में रूसी मलका कैथरीन ने इसे खत्म कर दिया और यूक्रेनी जमीनों के बड़े हिस्से हासिल करने के लिए आगे बढ़ी, जो पोलैंड के पास था। इसके बाद के बरसों में आने वाली एक पॉलिसी की बदौलत यूक्रेनी जुबान का इस्तेमाल और इसे पढ़ाना ममनू करार दिया गया और लोगों को जबरदस्ती रूसी ऑर्थोडॉक्स मजहब इख्तियार करने के लिए मजबूर किया गया। इस दौरान मगरबी इलाकों में जब हिब्बुल वतनी ने जड़ें पकड़ना शुरू कर दी और पोलैंड से ऑस्ट्रियन सल्तनत तक बहुत से लोगों ने रूसियों से मुख्तलिफ होने के लिए खुद को यूक्रेनी कहना शुरू कर दिया, लेकिन 20वीं सदी में रूसी इनकलाब और सोवियत यूनियन के क़याम ने इस पहेली को असर नौ तरतीब दिया। आलमी जंग के इख्तिताम पर सोवियत रहनुमा जोसेफ स्टालिन ने आखिरकार यूक्रेन पर कब्जा कर लिया। मास्को ने सन 1950 में क्रीमिया को सोवियत यूनियन में जमहूरिया यूक्रेन में शामिल कर लिया
اور سوویت حکومت نے اور زیادہ مضبوطی سے یوکرین کو روس کے اثر و رسوخ میں لے آیا اور یوکرین کو اکثر اس کی بہت بڑی قیمت چکانا پڑی۔ اسٹالن کی سن 1930 کی زرعی اصلاحات کے نام پر لاکھوں یوکرینی قحط کا شکار ہو کر مارے گئے۔ بعد میں اسٹالن نے سوویت شہریوں کی ایک بڑی تعداد، جن میں سے زیادہ تر یوکرینی زبان بھی نہیں بول سکتے تھے، کو مشرق میں بھیجا تاکہ ان کی آبادی میں اضافہ کیا جا سکے۔ تاہم سوویت ماسکو ثقافتی طور پر کبھی یوکرین پر غلبہ حاصل نہیں کر پایا۔ مورخین ہی کے مطابق سیاسی، معاشی اور فوجی فیصلے مرکز سے صادر کیے جاتے تھے، لیکن ثقافت اور تعلیم کے معاملے میں یوکرین کی خود مختاری تھی۔ اگرچہ روسی غالب زبان تھی، لیکن پرائمری اسکول میں بہت سے بچوں نے یوکرینی زبان سیکھی۔ یوکرینی زبان میں بہت سی کتابیں شائع کی گئی اور 20ویں صدی کے دوسرے حصے میں سوویت یونین میں یوکرینی تعلیم رکھنے والے افراد میں ایک مضبوط یوکرینی قومی تحریک شروع ہوئی۔ سن 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا اور سن 1997 میں یوکرین اور روس کے درمیان یوکرین کی سرحدوں کی سالمیت کا ایک معاہدہ طے پایا، لیکن ملک کے مختلف علاقوں کی مختلف میراث نے بہت سی خامیوں کو بھی جنم دیا۔ دریائے دنیپر کے اطراف میں فرق صاف نظر آتے ہیں۔ یوکرین کی مشرقی آبادی کے ماسکو کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں اور یہاں رہنے والی زیادہ تر آبادی آرتھوڈاکس ہے اور روسی زبان بولتی ہے۔ یوکرین کا مغرب، جو صدیوں تک یورپی طاقتوں جیسے پولینڈ اور آسٹرو ہنگری سلطنت کے زیر حکومت رہا، یہاں کے رہائشی کیتھولک ہیں اور وہ اپنی زبان بولتے ہیں۔ ہر کسی کا اپنا ایک خواب ہے۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اپنی آبائی زمین کی طرف جانا چاہتے ہیں، جبکہ کچھ آزادی کے راستے پر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو، نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ احسن چیمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔